नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राष्ट्रीय क्लासेस में स्वागत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। ये सारे वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ क्लासेस के लिए, सीधी बोर्ड की क्लासेस के लिए ही पढ़ना है। स्कूली बच्चे पढ़ेंगे नहीं है। हो गई, आपकी मंडी निरीक्षक हो गई, हॉस्टल अधीक्षक हो गई, ये सारी परीक्षाओं में हमें 6वीं से लेकर 10वीं तक का पाठ्यक्रम पढ़ना ही होता है ना। लिखा ही होता है हमारे सिलेबस में कि हमें 6वीं से 10वीं तक का पाठ्यक्रम कंप्लीट करना, तो हमारा बेस बन जाता है। उसके बाद हम दूसरी आगे की पढ़ाई चालू करें तो ज्यादा बेटर है ना। इसीलिए मैंने अपनी क्लासेस चालू करने से पहले सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं पहले बेस कंप्लीट करना चाहती हूँ कि पहले बेस कंप्लीट हो, बेस बने लोगों का, है ना। कोई चीज पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट अकबर के बारे में ना पढ़े, अकबर के बारे में हल्का बेस नॉलेज तो रहे, उसके बाद उसकी डिटेल पढ़े तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें पता है कि इसमें कंपनी आई भारत, है ना, वो आई, उसने हमारा धीरे धीरे मसाले वसाले वो करके कंपनी सेट कर लिया, फिर उसने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हम फिर रूल करने लगे। पर उसका बेस क्या था वो तो पता नहीं, डायरेक्ट कहानी बीच में घुस जाएंगे तो हमें क्या पढ़ रहे हैं, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप किसी के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की करें, सीजीपीएससी की करें, प्री व्यापक परीक्षाएं करें, कुछ भी करें, हमें पहले चाहिए। छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स के लिए अधिकतर हमें सीजी बोर्ड की बुक से रेफर करनी होती है, फर्स्ट है ना, स्कूल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में, वीडियोस में तो आपको 6वीं से 7वीं तक का इतिहास का पूरा पाठ हो चुका है। अब हम यहाँ पे 8वीं का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन। पिछले पाठ में अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा। शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय जनजीवन पर आखिर उसका प्रभाव क्या, कैसे पढ़ें। सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य? वे भारत मसाले आदि खरीद के ले जाते थे और से सोना चांदी लेकर भारत आते थे। ये सामानों को विदेश में बेचकर फाफमा रहे थे, बाजारों में नहीं बेच पा रहे थे। ठीक है, व्यापार के कारण इंडिया कंपनी काफी आलोचना होने लगी। जहाँ पे है, मतलब वही यहाँ कमा रहे हो वहां नहीं कमा पा रहे, इससे आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे धन की व्यवस्था भारत से ही करें। युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार, कंपनी पे क्या प्रेशर पड़ा देखो, भारत में जाके तुम अपने हाथ से ही अब ठीक है अमला वहीं देखो वहीं निपटाओ। ठीक है, ये हो गया। तो वहां पे जब बक्सर का युद्ध, तो बंगाल पर उन्होंने कर लिया, बंगाल पर सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। उनकी जो भूमि लोग थे बस भी उन्हीं में आ गया, है ना। वो भारत से मिलने लग गया। क्या हो गया? जरूरी धन उनको व्यापार के लिए भारत से मिलने लगा। उन्हें अब अपने खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार, जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही कि अब निष्फल हो गए कि प्रशासनिक जो खर्च थे, साम्राज्य को बढ़ाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता, मतलब चिंता खत्म हो गई। उस समय भूमि कर किसी भी के लिए एक आमदनी का प्रमुख स्रोत होता था। क्या होता था? उसकी आमदनी का एक प्रमुख स्रोत होता था। इसलिए अंग्रेजों ने भी किया, मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया। क्या किया उन्होंने? कि भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया कि मैं पहले अपना, मतलब भूमि कर को ही ज्यादा महत्व देने लगे, बाकी सारी चीजों से वो भूमि कर को ज्यादा महत्व देने लगे। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। किस व्यवस्था को चलाए रखा? प्रचलित कर व्यवस्था को। उन्होंने जो कर व्यवस्था चल रही है वही चलेगी और बाद में फिर नए नए नियम बनाने लगे। ये भारत के आदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार हो रही थी। यानी कि हिसाब से जरूरत था शासन को, उसके अनुसार से तैयार कर रहे थे। और ये किस हिसाब से बटी? पहली बटी जमींदारी के हिसाब से, दूसरी बटी रैयतवाड़ी,
और तीसरी बटी महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं बनी। पहले दौर में ठेकेदारी करने का अधिकार नीलाम किया जाता था कि अगर आपको ठेका करना है, नीलामी प्रथा होती, जिसने ज्यादा इनकम दी, जिसने ज्यादा पैसा देने का वादा किया कि मैं तो ज्यादा वसूल कर, ठेकेदारी आपकी, तो उसे यह अधिकार दे दिया जाता था कि वो किसानों से ज्यादा ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था। उनको ये है कि सिर्फ लगान वसूलना है, किसानों के हित अहित का ध्यान नहीं रखते थे। उनको कोई मतलब नहीं किसान के साथ उस गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, उनका मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, उससे उनको कोई ले देना नहीं, उनको सिर्फ लगान वसूलना है। इसलिए अब अंग्रेजों ने 1-2 वर्ष की स्थान पर किया, यानी कि 5 साल वाला फिक्स ऐसा कर दिया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसान शोषण में कुछ कमी होगी, तो उनको क्या लगा कि अगर हम ज्यादा समय के लिए उनको देंगे तो शोषण कम होगा। अब जमींदारों की तुलना में पुराने जमींदार क्या करने लगे, लगान देने लगे। पुराने जमींदारों को लगान देने लगे, नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे, ठेकेदारों को नहीं, जमींदारों को देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। क्या हुआ, लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेज सरकार ने 1700 में क्या किया, वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया और उसको नाम दिया स्थायी बंदोबस्त। कार्निवलिस कार्निवलिस ने फैसला किया कि भू राजस्व वसूली जमींदारों के हाथों हो, मतलब जमींदार ही वसूली करेंगे। अगर ना दे सके, वसूली ना दे सके तो उसकी जमींदारी को जब्त कर क्या के कब्जे में कर लेंगे। तो उन जगह पर नए जमींदारों को बिठा दिया जाएगा, कब्जा कर लिए वापस ले लेंगे और अपनी जगह पे बोलेंगे कि चलो निकलो भैया। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्निवलिस ने 17 है ना देश के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना दिया कि ये जमीन के मालिक तुम 10 साल के लिए हो, अब इस हिसाब से तुम वसूली करो। अब वे जमीन की खरीद सकते थे और लगाना किसानों को से बेच कि तुमने लगान नहीं पटाया, चलो किसान लोग यहाँ से के लिए भू राजस्व मुख्य स्रोत थी। के लिए जो भू राजस्व था जो लोग कर ले रहे थे वो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम उनका वही था। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया था। क्या प्राप्त हो गया था, आर्थिक स्थायित्व, यानी कि उनका बेस जो फाइनेंशियल बेस था वो सिक्योर हो गए थे उस चीज से। इस कानून सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान विकास, कानून तो बना दिया था लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि लगान कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया। उन लोगों ने लगान बढ़ाया लेकिन ये नहीं देखा कि किसान के इनकम में बढ़ावा हो रहा है कि नहीं, कमी आ रही है क्या, उत्पादन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उससे कोई जोड़ा देखा नहीं गया, उसको उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, जमींदार एक फिक्स लगान वसूलते रहे, पर नहीं, लेकिन जो किसान को इससे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयत का मतलब आधार लगान का किसान यानी कि रैयत के साथ, यानी कि जो मूल आधार था वो क्या था कि किसान के साथ सीधा सीधा करार, है ना। तय किए कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% होगा, उसका 50% क्या होगा, सब किसान के खर्चे वर्चे निकालने के बाद जो बचता है भू राजस्व कहलाएगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य को घटने बढ़ने से राजस्व का कोई ताल नहीं था। शुरू में क्या और उसके मूल्य बढ़ रहा है, उसे राजस्व का कोई तालमेल ही नहीं बैठा। क्या मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी व्यवस्था लागू कर दी गई। सीधे करार के बाद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता ही रहा। किसान थे, आज भी आधार हैं और आगे आधार। महलवाड़ी व्यवस्था, और शुरू से लोग किसान का ही शोषण करते हैं। 43 यानी कि व्यवस्था लागू करी, जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग था वहां नई व्यवस्था जिसने पूरे गांव को क्या बोलते थे, जिसने पूरे गांव को महल कहते थे, है ना।
लगान लेने का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी होती थी। तो जो गांव के सभी कृषक होते थे, परिवार है ना, पूरे किसान थे, जिम्मेदारी होती थी कि उन सबको मिलकर लगान जमा करना। ये जो रैयत बंदोबस्त थी, है ना, उसमें कृषि खर्च और किसानों के बच जाता था, उसका निकाल उस के रूप में वसूल कर लेते थे। इस में भी लागू किया गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था कैसी थी? अंग्रेज अधिकारियों ने यानी भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए, है ना, परिवर्तन किए उन्होंने। पहले क्या हुआ कि पहले उन्होंने को तहसीलों में बांट, उसके बाद तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या अधिकारी मराठा, अंग्रेज जो अधिकारी, मराठा का काल चल रहा था, मराठा प्रशासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो पटेल पद प्रचलित था, उसको समाप्त कर दिया और क्या किया, वहां पे गोटिया का पद सृजन कर दिया, गोटिया पद लगा दिया। और गोटिया क्या करता था कि एक वर्ष में किस्तों में लगान वसूल करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर होता था, कि ऐसा नहीं कि फिक्स लगान, जिसका जितना क्षेत्र है उस आधार पर जमीन का जो है उसके आधार पर लगान वसूल किया जाता था। खजाने में जमा जमा कर देते थे। गोटिया क्या होता था, लगान वसूल करे अपने गांव से और जाके सरकारी खजाने में जमा करती। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से जो लागू की थी, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक ही ऊंची थी, अनिवार्य थी, मतलब ऊंची थी कि ऊंची तो रहती थी, साथ ही साथ फिक्स रहती थी, अनिवार्य कि देना है मतलब देना है, जिसे आए यानी खेती किसान करके नहीं, इसलिए उसको किसान को क्या करना, जमींदार और साहूकारों से क्या लेना पड़ता, कर्ज लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता, और ये कर्ज पड़ता था, वो कर्ज लेना पड़ता था, और सही समय पे एक तो लगान भरो, फिर कर्ज लो, और उसके बाद सही होते थे वो उनकी जमीन को क्या कर देते, अपने कब्जे में हड़प लेते थे। का काम क्या होता था, जब किसानों का शोषण, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, की हालत के दोष की भावना, शासन तो हमारा कुछ भला ही नहीं कर रहे। इस प्रकार कुछ किसान लोगों ने मिलकर क्या किया, कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चलो कि अब चलो विद्रोह झेलो। उसके बाद क्या हुआ, और भी चीजें हैं, दस्तकारी भी पड़ा। कंपनी प्रशासनिक व्यवस्था की भारतीय हस्तकला और शिल्पकला धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। उन्हें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे बना के रखी, कारों एवं शिल्पियों को अपने वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया कि तुम कम दाम में बेचो, और उन पर टैक्स भी लगा दिया, कम दाम में बेचो और टैक्स भी लगा दिया। और इंग्लैंड से जो आने वाली वस्तुएं थी उनको तटकर चुंगी कर से मुक्त रख दिया, कि तुमको कोई तटकर और कोई चुंगी कर देने की जरूरत। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय और जो शिल्प विदेश से आ रही थी, जो विदेशी वस्तुएं आ रही थी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी, तो भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने वाली बस्तियां उजड़ गई। अब जो शिल्पकार कारीगर अपना व्यवसाय बना के रखे हैं तो वो अब तो नष्ट होने लगी। क्यों नष्ट होने लगे, भैया लोग काम छोड़ रहे हैं, व्यवसाय छोड़ रहे हैं, उनका इनकम छूट रहा है, बस्तियां खत्म हो गई। ढाका शहर का जो वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। क्यों, जो वस्त्र उद्योग था वो मैनचेस्टर था, वो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी शासन के प्रति उनमें संतोष, भाई किसी का भला नहीं करोगे आदमी कब रहेगा, तो अब उनमें संतोष की भावना पनपने लगी कि भैया अब तो ये को
इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट, अंग्रेजी सरकार अपने फायदे थी। अब क्या हुआ, वनों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव हुआ, धीरे धीरे करके सब जगह उनका दोष हो रहा है। लोग शासन के भारत में पर कि जंगलों के, वन के हिसाब से, वन में जो उपज होती है ना, वनोपज बोलते हैं, कि उसके हिसाब से नए मिल और कारखाने की स्थापना होने लगी। भारत के जंगलों में पाए जाने वाली मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां, क्या हुआ, भारत के जंगल में मजबूत लकड़ियां मिल रही थी, उसका उपयोग साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ी यहीं से भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई तेजी आ गई, जंगल में जो जनजाति थी, धूम खेती होती है, पहले वाले वीडियोस में जो लोग नए पढ़ रहे हैं, जैसे ये जगह है, यहाँ पे खेती करी, 2-3 के बाद यहाँ तक खत्म हो जाती है, दूसरी जगह गए, वहाँ का हिस्सा बनाया और वहां पे जाके खेती चालू करी, इसको झूम खेती, ठीक है। अब झूम खेती कर, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी, ठीक है, कि पेड़ वेड़ नहीं काटोगे, क्योंकि झूम खेती के लिए तो उनको अपना एरिया क्लियर करना होता था ना, तो इससे शैली प्रभावित होने लगी। वे अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे। उनके अगेंस्ट में, अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए, जैसे कि बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख में तो सभी जानते हैं, उनकी अगुवाई में मुंडा जनजाति ने क्या किया, वे बदलते समय और अंग्रेजी नीति तथा दीकू या बाहरी परेशानी की, बाहरी लोगों के जो उन लोग आके बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे उससे परेशान हो गए। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार की जो छोटा एक जनजाति थी, ठीक है, और उसमें जो व्यक्ति था उनका नाम था बिरसा मुंडा। 1870 के दशक को में हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियों को चराते थे, बांसुरी बजाते और स्थानीय थे, ठीक है। अब इन्होंने आंदोलन का, ये उसी की आगे की कहानी है। तो बिरसा का आंदोलन जनजाति समाज को सुधारने का आंदोलन था, है ना। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, मुंडा लोगों को बोला शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ सुथरा रखें और गायन व जादू टोना में विश्वास ना करें, कि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया, कि जो मिशनरी अंग्रेज क्रिश्चियन लोग आ रहे थे, है ना, वो लोग आके ईसाई धर्म के लोग उनको चीजें सिखा रहे थे, उसका भी विरोध किया, और हिंदू जमींदार जो थे उनका भी विरोध किया, और वह उन्हें बाहर का मानते, मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। वो लोग बाहर के लोग हैं और हमारी जीवन शैली को नष्ट करने पे लगे हुए हैं, तो ये उनका भी विरोध कर रहे थे। बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, ठीक है। क्या करना चाहते थे, मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, सब चीजों को हटा के। तो यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं व कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। तो यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण मानते थे। किनको, ये अंग्रेजों की कूटनीतियां, उनकी परंपरागत भूमि, जो अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, वो जो उनकी परंपरागत भूमि थी, उस व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे, कि ये क्या है, ऐसा करो। तो जब आंदोलन फैला तो कठिन कार्यवाही का फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो हमको लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। क्या किया, 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और दंगे में 2 साल के लिए सजा सुना दी। अब 2 साल के बाद जब बिरसा जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गांव-गांव घूमने लगे। तो अब जेल से तो छूट गए, अब उनको तो जेल आ गए, तो उन्होंने क्या किया, गांव-गांव घूम के अपना समर्थन जुटाने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को अपने यहाँ पास करने के लिए जो परंपरागत प्रतीक थे और जो भाषा थी उसका इस्तेमाल किया। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीमा पड़ गया, है ना। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। कौन से 2 मायनों में महत्वपूर्ण था, पहला ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया
जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। ये सारी चीजें हाईलाइट हुई ना सरकार के सामने। जो सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जिससे बाहर के लोग आके उनकी जमीन पर कब्जा ना कर सके या उनके ऊपर ज्यादा धौंस ना जमाए, ठीक है। दूसरा, इनके एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम है। और इस चीज ने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि जनजाति है, जंगल में रहती, कुछ नहीं जानती, वो सक्षम है अपने विरोध, अपने गुस्से को व्यक्त करने में। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए का इस काम को अंजाम दिया, ठीक है। इसलिए बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है बिहार में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह क्या थे, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। इस समय जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली, तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। पूरे भारत में तो आंदोलन हर जगह, हर वर्ग के लोग थक चुके थे अंग्रेजों से, तो आंदोलन तो फैला। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि खत्म होते होते से लेकर शताब्दी के पूर्वार्ध शुरू होने के पहले बहुत से जनजाति विद्रोह हुए। ज्यादातर जनजाति विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ की जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए विशेष सतर्क थी, यानी कि उनको अपने आप की रक्षा करनी थी, अपना आत्मसम्मान, है ना, अपनी अपनी जो धरोहर को बचाना था। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी, अब इन विद्रोह तो हुए थे, इनमें कुछ विशेषताएं थी जो कि समान थी। ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीनने जाने का विरोध में हुआ था। कि नए नए नियम बन रहे थे, उससे जनजातियों के अधिकार, उनका भूमि, उनका निवास क्षेत्र सब छिन रहा था, तो इसको वापस हासिल करने के लिए विरोध हुआ। दूसरा, ये विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए, मैंने बताया, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तीसरा क्या था कि जो नई शासन व्यवस्था थी और जो ब्रिटिश राज द्वारा थोपे जा रहे थे नए नए नियम और कानून, उसका विरोध कर रहे थे सभी विद्रोह, है ना। और जनजाति मुख्य चौथा क्या था कि जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, जो जनजाति है वो मुख्यतः क्या था, बाहरी जगत यानी बाहर के जो लोग थे, जो शासन का प्रवेश हो रहा था उनकी जीवन शैली में, उनकी संस्कृति में, और उनका जो रहन सहन था, उनका जो निर्वाह व्यवस्था था, उसमें खलल पड़ रही थी, उसको उनको दूर करना था, इसलिए विद्रोह हुए। और पांचवा क्या था कि जो मूलतः जो जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोह में छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी भागीदार बने। ऐसा नहीं कि आदिवासियों का पंगा था तो आदिवासी ही लेंगे, गैर आदिवासी लोग भी इसके हिस्सेदार बने, ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी हमारे छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह हुआ उसमें। तो देखते हैं कुछ प्रमुख विद्रोहों के नाम देख लेते हैं हम, है ना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हलबा विद्रोह बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अगर आप चाहें आप कॉपी पेन पेपर लेके भी नोट्स बना सकते हैं। ये बेस्ट वे है कि आपको एक एक डिटेल पढ़नी नहीं है, सामने वाला बोल रहा है और आप अपनी नोट्स बना लीजिए। इस तरह से आपके नोट्स भी हो जाएंगे एंड आपका पढ़ना भी हो जाएगा। तो पहला विद्रोह था प्रमुख विद्रोह हलबा विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा किया, यानी कि इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो अजमेर सिंह थे, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जो डोंगर एरिया था बस्तर का, वहां के जो राजा थे उनसे हटकर एक अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे अजमेर सिंह, ठीक है। उन्हें हलबा जनजातियों व सैनिकों का प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ कि हलबा जनजाति के लोग और सैनिकों ने समर्थन दिया। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया, जिसमें नरसंहार बहुत व्याप्त है, यानी कि बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया। केवल एक हलबा विद्रोही अपनी जान बचा सका था। इतनी बुरी तरीके से इस विद्रोह का दमन किया गया था। आप सोचिए हमारे आदिवासी भाई लोग, जनजाति लोगों ने कितना कुछ सहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, ठीक है। ये विद्रोह क्या हुआ, तो जो बस्तर में मराठों को, बस्तर के एरिया में मराठों को वहां प्रवेश मिल गया, जिसका स्थान ब्रिटिश बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया। ब्रिटिश ने मराठों को कब्जा किया ना लास्ट में, ठीक है। दूसरा है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश में विद्रोह हुआ था कि मराठा लोग और ब्रिटिश लोग घुस रहे हो हमारे एरिया में बस्तर में, है ना। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, गेन सिंह ने किया था। ये आप बना सकते हैं कि आप ऐसा चार्ट बना लीजिए, नेतृत्व करता है, यहाँ पे सन लिख लीजिए और यहाँ पे विद्रोह का नाम लिख लीजिए, आपको याद रहेगा।
उसे अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। गेन सिंह को अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार किया था। जो विद्रोही थे उनका क्या था कि जो आप कर लगा रहे वो हम नहीं देंगे और बस्तर पर अपना नियंत्रण रखेंगे, आपका नियंत्रण नहीं होने देंगे। ठीक है। उसके बाद था तारापुर विद्रोह। बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा यानी कि अंग्रेजी और मराठा शासकों के द्वारा जो नए नए कर का विरोध नियम लगा रहे थे उसका विरोध करने के लिए जो स्थानीय दीवान लोग थे, स्थानीय दीवानों द्वारा यह विरोध प्रारंभ किया गया था। 1842 से 1854 तक ये विरोध चला। माड़िया विद्रोह 1842 से 63। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि जो सरकारी नीतियों द्वारा जनजातियों की आस्थाओं को चोट पहुंचा रहा था, उनके हस्तक्षेप से, सरकारी हस्तक्षेप से, नीतियों से। जैसे नरबली के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। उन्होंने 20 वर्षों तक किया है। नरबली प्रथा को वो उनका संस्कार मानते हैं, उनकी आस्था मानते हैं और कई जगह ये नीतियां ऐसा था कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस मामले में माड़िया विद्रोह चला 1842 से 63 तक। ठीक है। उसके बाद 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुवराव ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। ध्रुवराव ने क्या किया कि ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुवराव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का था। माड़िया जनजाति की उपजाति क्या है? डोरला, है ना। उस डोरला जनजाति के थे, हाँ डोरला जनजाति के थे। उस अन्य जनजातियों का समर्थन हासिल था और अन्य जनजातियों ने भी उन्हें बहुत समर्थन। अब कोई विद्रोह 1859। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा, कौन सी जनजातियों द्वारा? कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्ष की जो कटाई हो रही थी उसके विरुद्ध लिया गया था। उस समय बस्तर के शासक कौन थे? भैरम देव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया था कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने देंगे, हम नहीं कटने देंगे। लेकिन ब्रिटिश शासन के ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेजे कि जो कटाई करेंगे उनके साथ उनके रखे गए बंदूकधारी सिपाही भेजे। जनजाति इससे गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला करने लगा। और इस विद्रोह में क्या नारा दिया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर, यानी कि एक पेड़ काटे एक व्यक्ति का सर। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी। और फिर क्या हुआ? ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई और साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी। मतलब कहा जा सकता है कोई विद्रोह सफल था। ठीक है। और साल वृक्ष तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है ना। मुड़िया विद्रोह 1876। 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए। 67। और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। क्या किया? जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जनजाति एकजुट हो गए। उनका विरोध करने के लिए जो विभिन्न परगनों के जनजाति थे वो एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की कि राजा के जो दीवान थे उनको कहा बर्खास्त करो इनको, है ना, कापरदास को। किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर का घेराव कर लिया। नहीं माने वो लोग तो घेराव कर दिया। राजा को किस तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया? राजा को तो बचा लिया। उड़ीसा में तैनात ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने की सहायता भी करी। उसके बाद था भूमकाल विद्रोह 1910। 1910 में भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था बड़े पैमाने पर। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगनों को अपने चपेट में लिया था। अगर 84 परगने थे उसमें से 46 परगनों में ये पंगे हो रहे, भूमकाल विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? जनजाति वनों पर अपने पारस्परिक व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त कराने के लिए, है ना। बहुत सी चीजें उनकी भूमि और बाकी जो प्राकृतिक संसाधन थे उस पर एक तरह से इनका कब्जा हो रहा था ना अंग्रेजों का। तो जो उपयोग था उसके लिए उन्हीं को एरिया का उन्हीं को उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ये चीज किया। 1908 में जब यह आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। 1908 में उन्होंने क्या किया? इसको आरक्षित वन घोषित कर दिया कि भैया अब यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। वनोपज के लिए भी उनका नियंत्रण लागू कर दिया। तो जनजातियों ने इसका क्या किया? विरोध किया। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित कर दिया। ये तो गलत है कि ठेकेदार लकड़ी काट सकते हैं लेकिन जो जनजाति लोग उससे जो अपना बना रहे हैं, पेय पदार्थ बना रहे हैं, अपना जो भी है उसको अवैध घोषित कर दिया।
तो विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। तो जो विद्रोही लोग थे उनको क्या था कि जो नवीन शिक्षा पद्धति है, जो स्कूल है, ये सब उनके सांस्कृतिक भावनाओं पे आक्रमण कर रहा है, यानी कि उनके संस्कार खत्म हो जाएंगे। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका एक उद्देश्य था। पुलिस के अत्याचार ने भूमिकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। जो पुलिस लोग अत्याचार कर रहे थे वो भी ग्रुप बनाने में इनका एक, वो ज्यादा परेशान करता है तो लोग ज्यादा ग्रुप नहीं बना लेते, तो बिल्कुल वही हुआ, संगठित करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रह गए और विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनीतिक चेतना जगाने में ये सफल हो गए। ठीक है, सरकार को भी अपनी नीति निर्माण में इनकी मांगों का ध्यान में रखना पड़ा। सरकार को ध्यान में आ गया ये सारी बातें, तो उनको ध्यान में रखना पड़ा। 1857 के महान विद्रोह के उपरांत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की अंग्रेज नीति ऐसे ही विद्रोहों का परिणाम थे कि अंग्रेज लोग आके इसमें हस्तक्षेप न करें या बाहरी लोग ना करें, तो ये सब इन्हीं विद्रोह का परिणाम था। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने नवीन भारत की नीति निर्माण में भी मार्गदर्शन किया। आर्थिक जो प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें भी एक नए भारत के निर्माण में मार्गदर्शन किया। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय संसाधन थे उनका भरपूर दोहन किया, शोषण। उनका उद्देश्य इन कारखानों में उत्पादन कर भारत के बाजार में माल बेचना था। कि क्या था कि कारखानों में उत्पादन करेंगे और भारत के बाजार में माल बेचेंगे ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। उन दिनों ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ये मेन इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, चट्टगांव, ढाका जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। अंग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती ही थी। माल कैसे बनेंगे, कच्चे माल से ही बनेंगे ना। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत की विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने वाली जो सड़कों का निर्माण कार्य एवं सुधार कार्य चालू करवा दिया। भारत में रेलवे की शुरुआत भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से लोग एक दूसरे से संपर्क में आने लगे और उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, समझा भी। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई। भारत में टेलीग्राम की सुविधा कब प्रारंभ हुई, 1853 में। एवं डाक व्यवस्था में सुधार किया गया। शिक्षा पर प्रभाव क्या हुआ। कंपनी शासन के शुरू होने के साथ भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून शास्त्र, ज्योतिष आदि का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, ये हो गया। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। जो क्या थे, भारतीय शासक थे, भारत के जो राजा थे, उन्होंने ये सारी लोगों को, पाठशाला, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी। अंग्रेजों ने यह जमीन उनसे वापस ली। उनसे शिक्षण क्या करी, उन्होंने एक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना चालू करी। इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। ये उनकी नीति थी। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास भी, कानून, उर्दू, पाश्चात्य विज्ञान यानी कि पश्चिमी और का अध्ययन होने लगा। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के लिए 1833 के जो चार्टर एक्ट के आधार पर 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की। किसकी लागू की, मैकाले की शिक्षा नीति लागू की। इसमें मुख्य रूप में अंग्रेजी पढ़ना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। अंग्रेजी पढ़ना कंपल्शन, ठीक है, और उनकी मानसिकता जो थी वो शासन के, मतलब लोग जो पढ़े वो उनके शासन के हिसाब से ऐसा काम करें, पक्ष में रहें। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने समर्थन दिया कि हाँ ठीक है। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी जब वो इस सब चीजों की शिक्षा लेंगे, है ना। तो ये हुआ। छत्तीसगढ़ हुआ। मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सह शिक्षा की व्यवस्था थी। सह शिक्षा, कोएड बोलते हैं ऐसा। प्रो जे पांडे शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला रायपुर। 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना, 20 साल के बाद। आज हम इसे प्रोफेसर
जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज हुआ, ये भी हमको पढ़ना पड़ता है, पूछा जाता है ना, जिसमें देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि देश के जो राजा थे, देश के बाहर के नहीं, उनको शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली में संचालित होती थी। इनका जो एग्जाम होता था कहाँ होता था? इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली में। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही उन्हें 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। कि अब उनकी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पढ़ेंगे? उच्च शिक्षा के लिए वो रायपुर में 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापना हुई, वहां पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है राजकुमार कॉलेज। प्रेस का विकास भी अंग्रेज के काल में हुआ। भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा, क्योंकि हर तरह के भाषा के लोग थे, पर भी उस तरह से समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1878 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत में 1878 में जो उस समय के वॉइसरॉय थे लिटन, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। किसने प्रेस एक्ट किसने पारित किया? वर्नाकुलर किसने पारित किया? वर्नाकुलर एक्ट किसने पारित किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया वायसरॉय लिटन ने। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, प्रभाकर और इंदु प्रकाश थे। ये लिख सकते, इसमें जनता में चेतना जागृत हुई, है ना। इनके लिए तो लोग फिर इसको पढ़ते, राष्ट्रीय चेतना उनके अंदर जागृत होने लगी। छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास कैसे हुआ? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में पूछा है। माधवराव सप्रे जी, माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? माधवराव सप्रे जी को। इन्होंने 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित हुआ। ठीक है। सन 1889 से 90 में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय जो रियासत थी, उसने अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम था प्रजा हितैषी। किसका क्या नाम था? प्रजा हितैषी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, पहले ये वाला आता था छत्तीसगढ़ मित्र, फिर हिंद केसरी, फिर छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र हुआ करते थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। तो हमारा ये अध्याय भी यहीं खत्म होता है, पार्ट 3, है ना। इससे हमें छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए, प्रेस का विकास कैसे हुआ, भारत में कैसे हुआ, जनजाति विद्रोह क्या हुए, तो ये हो गए। तो हमारी एक डिटेल बन सकते हैं, हमारा एक नोट रेडी हो गया छत्तीसगढ़ के विद्रोह के बारे में। ठीक है, हमारा बेस बन गया। आगे की वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ेंगे, तो इससे हमारा बेस और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड जब हमारा ये खत्म हो रहा है 10th तक, जब हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाए, माय सजेशन इज कि जब हमारा छत्तीसगढ़ का 10th तक का हिस्ट्री खत्म हो जाए, उसके बाद अब आप आगे की हिस्ट्री पढ़ना चालू कीजिए। अदरवाइज हम जब कोई चीज को डायरेक्ट पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें वो चीज हमें कनेक्ट करते जाती है, पॉइंट टू पॉइंट वो हमको कनेक्ट करती है। तो इस बेसिस पे पॉइंट टू पॉइंट जब वो हमको कनेक्ट कर रही है, तो हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में वो चीज हमको मेमोराइज होती जाती है ना। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, एंड प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।